सर मंडे को है और अपना वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला करना है। अभी करवा रहे, अभी टिक करके देता हूँ। आप लोग को मैंने कुछ काम भी बुरा था करने के लिए, वो तो काम किया नहीं होगा। 100% मुझे मतलब पूरा एक घमंड है आप लोगों पर। नहीं किया वो काम, ये था कि मैंने बोर्ड के बारे में आप लोगों को पढ़ने के लिए बोला था, वो उस दिन नहीं हुआ। उसके बाद आगे के लिए बोला था। बुक्स हैं आपके पास पर नहीं पढ़ा। नहीं सर, मैं तो मैथ्स की तैयारी में थी, उसके बाद याद नहीं था। कोई नहीं, मैथ्स की तैयारी में थी या कहीं भी तैयारी में थी, आपको क्लास के आने से पहले, हालांकि इस वक्त तो क्लास का टाइम पता ही नहीं चलता है, बट यू नो दिस इज द सेकेंड लास्ट क्लास यहाँ पर। कल की क्लास एक और होगी, उसके बाद सीधा फिक्स क्लास की टाइमिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बट टिल दैट इस वीक में जब भी, लेकिन ये तो था ना कि हमें पता था कि क्लास क्या चल रही है, कब क्या होने वाला है, तो आपको पहले से यू नो थोड़ा सा तैयारी कर लेनी चाहिए थी कि ये चीज हमें पढ़ना है। राइट नाउ अगर हम आपको कोई चीज बताएं तो आप अरे यार ये क्या बता रहे हैं, पहली बार में ऐसे मुंह बन जाएगा, क्या हो रहा है ये। बट वो मुंह पहले बन जाना चाहिए आपका खुद से ही, तो एक अच्छी पढ़ाई हो पाएगी ना। 11th अभी आप लोग वैसे भी पीछे चल रहे हो, और अच्छी पढ़ाई करने के लिए यार मैं अकेले थोड़ी ना मैथ कर सकता हूँ। सर बस मेरे एग्जाम्स खत्म होने दीजिए, मैं सबसे एकदम बड़ी अच्छे बता से। चैलेंज क्या आएगा, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा, सबसे बड़ा चैलेंज अभी आएगा कि हम जो बताएंगे वो समझ में तो आ रहा है, बाद में भूल जाओगे। तो सर अभी आप जो बताओगे उसके बाद हम लोग रिवाइज कर लेंगे। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू समथिंग कि अगर मैं आपको एक बार कोई चीज बताऊंगा तो कितने दिन तक क्या रहता है। अगर एक और बार रिवाइज किया तो विद इन 3 डेज, विद इन 3 हाँ डेज अगर रिवाइज किया तो 7 दिन के लिए, विद इन 7 डेज याद किया, तैयार कर लिया तो 1 मंथ, 1 मंथ के अंदर तो साल भर के लिए, साल भर में कर लिया तो जीवन भर के लिए। ओके, तो एक बार रिवाइज करना पड़ेगा ना। अब आप 3 दिन बाद मेरी पढ़ाई चीजों को रिकॉल करोगे तो क्या याद रहेगा, इल्ले कुछ लगा अरे आता था, मैंने कहीं पढ़ा था, ऐसा कभी कुछ हुआ था। आप अपने मतलब टाइम मशीन में पीछे जाने की कोशिश करोगे बट ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा। और एक काइंड इन्फॉर्मेशन, आज मैंने फिर से इंटरस्टेलर देखी, और मैंने कुछ नया देखा आज फिर से। मतलब क्या देखा सर? इतनी बार देखो उतनी बार कम लगता है वो मूवी। आइसबर्ग क्या में आया था सर आपको? बताएंगे, खैर सर आज की क्लास कितनी कितनी देर तक चलेगी? पता नहीं यार कितने घंटे से चलेगी, बस जब तक मेरा मन कर रहा है चलते चलते रहने दो, जब तक तुम लोग थकते नहीं हो सुनते सुनते तब तक चलते रहने दो, ठीक है। जब पक जाना कि सर मेरे कान फट गए हैं अब रहने दो, अब बोरियत लग रही है, टॉपिक चेंज होते। मेरे 6:30 ट्यूशन है मेरा दूसरा। क्या बोल रहा है? आज मेरा 6:30 बजे। तो डजन मिनट में 6:30 बजे तक क्लास पढ़ाऊंगा, पागल है लो क्या? मुझे भी यहाँ पर आराम से चिल करना है, मतलब फिर भी अगर कल क्लास नहीं की तो क्या सबका सजा आज ही दे दोगे? मैंने कल कोई मौज तो नहीं काटी ना, हद है यार। तो सुनो, मैंने कुछ चीजें आप लोगों को बताई नहीं, सुनते रहना क्या क्या चीजें बताई। मैंने आपको सीआरटी के बारे में बताया, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब होता है, इसको बोलते हैं सीआरटी। आपको याद है पहले टेलीविजन डब्बे वाले टीवी आती थी, याद है, जिसमें पिक्चर ट्यूब होता था? याद तो नहीं होगा, देखा नहीं होगा, सबके घर एलईडी या प्लाज्मा टीवी होगी, राइट। लेकिन पहले एक डब्बे वाली टीवी आती थी जिसके अंदर एक पिक्चर ट्यूब होती थी। उस पिक्चर ट्यूब में एक इतनी बड़ी फिलामेंट, इसको बोलते हैं सीआरटी, ये कैथोड रे ट्यूब होती थी, जो कि उस वैक्यूम, एक ग्लास का एक वैक्यूम बना होता था, उससे फिलामेंट कैथोड रे के फॉर्म में स्क्रीन पे फ्लैश मारती थी, और वो स्क्रीन हम लोग को दिखाई देता था, समझे? तो उसको सीआरटी टीवी। अभी भी डेस्कटॉप आते हैं तो बड़े बड़े डेस्कटॉप जो ऐसे लंबे वाले होते हैं, डब्बे वाले, जितने भी सरकारी गवर्नमेंट जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो भी वहां पर आपको हर जगह वही सीआरटी टीवी दिखेगा, बिकॉज हम बोल सकते हैं वो बेस्ट भी होते हैं, चलते रहते। अब खराब हो गए तो क्या, लेकिन चलते, पावर कंजप्शन ज्यादा करते हैं बट फिर भी चलते रहते। पहले के जमाने के याद दिलाते बाबा आदम के जमाने की। तो दैट इज सीआरटी, सीआरटी फॉर कैथोड रे ट्यूब। और ये कैसे बना था, ये एक नया चीज था बट अभी अपने सिलेबस में नहीं है, सो राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू
रीड अबाउट दैट। ओके, फिर मैंने क्या छुड़वाया था, मैं देख रहा हूँ उसको, आपको रिकॉल कर रहा हूँ। चार्ज और मास का रेशियो E/m का रेशियो मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट के द्वारा आया था। किसके द्वारा आया था? मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट द्वारा। मैंने बताया था कि इसके बारे में फिर से कभी बताऊंगा आराम से, बोला था आपसे, बट नहीं बता पाया क्योंकि सिलेबस में नहीं है। सर मुझे एक क्वेश्चन है। लोगों को कुछ होता है, सर मुझे है, मुझे बीमारी है, मुझे ये है, उनको क्वेश्चन, ये बीमारी है क्या कोई? भाई लोगों को तबियत खराब होता है तो कहते हैं मुझे जुकाम है, मुझे फीवर है ना, इसको मुझे क्वेश्चन है। अरे मेरे पास एक डाउट है, वो मेरे पास एक, मुझे क्वेश्चन है। अरे बोलो भाई, क्वेश्चन नाम की बीमारी क्या होती है, सॉर्ट आउट करें। नहीं सर, जैसे हम लोग प्रोटॉन के मास से हम लोग एटॉमिक मास निकालते हैं। सिर्फ प्रोटॉन से नहीं, न्यूट्रॉन से भी। हाँ हाँ वही सर, तो उन दोनों को मिला के जब हम लोग निकालते हैं एटॉमिक मास, तो उन दोनों का मास हम लोग कैसे निकालते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। I will tell you one more important thing and one more interesting thing is there is a difference between the mass of proton and neutron too. Mass of proton is not exactly equal to the mass of neutron, but somehow it is look like it is equal to, but it is not exactly equal to. It is not 1.67 into 10 to the power minus 24 kilogram for proton and neutron all. There will be 1.64 and 1.69 look like this. So we have an average value. Okay, though neutron, number of proton, number of neutron almost equal. Remember that number of proton and number of neutron will also not be equal at every time, है ना? पीछे से कैसे आ गई? मैं यही था, कुछ नहीं, मैं बोल रहा था। अभी क्या बोला? लास्ट वाला किसका बताया? मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भी। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इक्वल थोड़ी ना होते हैं। अब वो तो इक्वल नहीं होते हैं कभी। तो फिर यहाँ पर एग्जैक्टली सम हाउ बोल सकते हैं कि जैसे वो इक्वलिटी के बारे में बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर भी सम हाउ कि हमने एक एवरेज वैल्यू ली 1.67 into 10 की पावर -24 किलोग्राम, दैट इज द मास ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन। एक एवरेज वैल्यू ली, बट एग्जैक्ट वैल्यू मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन की अलग अलग होती है। हमने इलेक्ट्रॉन का मास निकाला था E/m रेशियो से मिलिकन और एक्सपेरिमेंट से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की एक अलग थ्योरी जो कि हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब के उसको मास, भी सर किसी और हाँ उसको भी, उसके ऊपर भी एक मतलब एक्सपेरिमेंट के बेस ही सारी चीजें की गई थी। बट टिल दैट अभी जब इलेक्ट्रॉन के मास का ही सिलेबस हटा दिया गया फिलहाल आज के लिए। अरे कहाँ चले जाते हो तुम लोग यार, तुम लोग की स्क्रीन चली गई थी। सर हम यहीं थे, बस आप ही गायब थे। अच्छा, मतलब मेरा नेट गंदा था। You want to say कि मेरा नेट गंदा चल रहा है? हाँ हाँ जी अरे अगर तूने बदतमीजी, अगर तूने बदतमीजी करी होगी। सर देखिए अब आपकी आवाज भी अटक रही है। इतना मारेंगे। क्या मैं तुम्हें क्या करूंगा? क्या भेजा था ग्रुप पे, क्या भेजा था? सर अच्छा मैं मम्मी क्या ने, करूंगा? मम्मी ने भेजा था, सॉरी सॉरी, मम्मी ने क्या भेजा था। ग्रुप पर भेजा था? ये मम्मी ने डिलीट कर भेजा दिया, है। डिलीट कर दिया। मैं कह रहा हूँ मम्मी को निकाल दो ग्रुप से। अरे वो गलती से भेज दिया होगा उन्होंने। कोई नहीं। रिसेंट मैसेजेस में होगा ना।
हाँ हाँ पता है, मुझे पता है मुझे पता है लाल। ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज देखी थी कि पाम पुडिंग वाले, और सबसे मोर इंटरेस्टिंग हम लोगों ने रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल वाला स्कैटरिंग देखा था, है ना, गोल्ड फॉयल वाला एक्सपेरिमेंट। देन आफ्टर हम लोगों ने पढ़ा एटॉमिक नंबर के बारे में, मास के बारे में, आइसोटोप्स के बारे में। ठीक, आइसोटोप्स के बारे में 2 एग्जांपल लिए थे, क्लोरीन का भी और हाइड्रोजन का भी लिया था। लिया था ना, म्यूट करके बोलो। क्लोरीन का मैंने बताया था। बताया था। क्लोरीन का जो मास 35.5 कैसे आया? ठीक है, पढ़ा था पर इसलिए याद था मेरे को अच्छे कहाँ से पढ़ लिया? से किताब से। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जो भी वो जो आइसोटोप्स का जो एग्जांपल था, सुनो, 17Cl35, 17Cl37, ये 2 Cl क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, जिसका एटॉमिक मास 35 पर, एक का है 37। लेकिन एक रेशियो में पाए जाते हैं कि अगर हमने 100 ग्राम अगर हमने क्लोरीन उठाई, तो उस क्लोरीन में 75 ग्राम जो होगा वो क्लोरीन होगा जिसका एटॉमिक मास 35 ग्राम होगा। ठीक है, और 25 ग्राम वो क्लोरीन होगा जिसका मास 37 यूनिट होगा। ठीक है, तो कंपोनेंट का रेशियो कितना रहा क्लोरीन के दोनों आइसोटोप्स का रेशियो कितना? 3:1, 75:25, रेशियो कितना हो गया? 3:1, है ना। तो एवरेज निकालने के लिए हमें पता है भाई 3 ये मिल रहा है ना, 35 इंटू 3 एवरेज निकाला गया, बता चुके हैं यार तुम लोग को। वन 105। अच्छा, एक मिनट सर। ये 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1, तुम्हारे पास आया 35.5। सॉल्व करेंगे उसको तो कितना आएगा? 35.5 होते कौन जाए कि नहीं है? कार्बन का भी ऐसे ही। कार्बन का नहीं निकालते, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है, आइसोटोप्स नहीं होता। एलोट्रॉप्स अरेंजमेंट पे होता है। अरे वो होता है ना सर, C612, C613 और 1 AMU C614। is equals to 1 AMU equals to कितना? वन AMU equals to 1/12 ऑफ, यानी 1/12 ऑफ वो कार्बन यानी ये प्री डिटरमाइंड वैल्यू थी ऑलरेडी, क्योंकि हमें उसी का 1/12 करना जो कि कार्बन जिसका 6C12 है वो वाला ही, इसी को 1 AMU बोलते थे ना। तो हाँ, कार्बन के कई और आइसोटोप्स हो सकते हैं, बट हमें यही वाला पार्ट चाहिए जिसका 6C12 है, और अमूमन यही मिलता है हमको हर जगह। ओके, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन सर उसका क्यों नहीं एवरेज निकालते? क्योंकि हमने कहीं यूज नहीं देखा, 60-13 में कहीं मिला ही नहीं, 60-14 हमें कहीं। बोरियत। अरे यार बोरियत बताए, 11th होती है इंटरेस्टिंग है, बात ये 12th में भी नींद आ जाएगी, मुझे चिंता ना करो, लेकिन 11th इतनी होती है, मजा आ जाता तेरा टके ऐसा नहीं, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। ठीक है ना। हम आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी जी, पक्का? जी यस सर। ओके, मैं डर गया था अभी, ये क्या हो रहा है। कैसे? तो बहुत से हम लोग आइसोटोप्स के बारे में पढ़ लिया था, आइसोबार के बारे में बात करते हैं। सो व्हाट इज आइसोबार? अर्शवीर सिंह।
जल्दी बताओ यार। मास सेम एटॉमिक नंबर। हाँ, मास सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। मास सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर इसके एग्जांपल्स में मैं हमेशा कंफ्यूज सा रहता हूँ। क्या? मेरे को इसके एग्जांपल्स याद नहीं रहते, पता नहीं क्यों। क्योंकि आइसोबार्स क्यों नहीं रह पाते? क्यों? आइसोटोप्स हो जाते। आइसोटोप से इंटरेस्टिंग लगते हैं सर। और आइसोबार से क्या दुश्मनी है? आइसोबार्स सर पता नहीं, अलग अलग ही लेवल की दुश्मनी है। Isobars are those compounds which have same atomic mass but different atomic number. For example, we have argon and calcium. हाइड्रोजन और हीलियम हो Both सकता have है। different atomic number like 18 and 20, but have same atomic mass, that is 40. Right? So now, in the same way, we can say that these are isobars. Okay? फॉर एग्जाम्पल क्या दिया आपने? 18 argon 40 and 20 calcium 40. अच्छा, आर्गन और कैल्शियम। Yep. Any दिक्कत? Next. नहीं सर। नेक्स्ट। हाँ, यहाँ देखो ये आइंस्टीन का चाचा बना हुआ ऐसे ऐसे कुछ कर रहा है, तारे गिनना ऐसे आसमान में। सर वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, जैसे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, ऑसिलेशन क्या होता है ना? जान गए थे ना? और लाइट के दो नेचर भी जाने थे, कौन कौन से? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। सर ये कब हुआ? नहीं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर तक ठीक है, वो तो चलो बता दिया था। इससे पहले जितने भी बोल रहे हैं कुछ नहीं पता है सर आपने। वेवलेंथ नहीं बताया मैंने, फ्रीक्वेंसी नहीं बताई, वेवलेंथ बताया, ऑसिलेशन ही क्या? अच्छा ओ सॉरी, यस जी, ऑसिलेशन नहीं बताया मैंने, सब बताया। टाइम पीरियड नहीं बताया मैंने, फ्रीक्वेंसी नहीं बताई मैंने। हाँ हाँ बताया। अरे जी सर बताया। कौन से लेवल का नशा कर रहे हो भाई? रिया चक्रवर्ती फेल हो गई है क्या? सर मुझे सच्ची याद नहीं आपने कब बताया था। कमलेश तुम्हारा ना गोस्वामी का शो देखने लगी हो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, है ना? अभी बोल रही सब। अर्नव गोस्वामी। बताओ। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है अर्श? जल्दी से रिकॉल कराओ। सर एक क्रस्ट और एक क्रेस्ट फ्रीक्वेंसी ना करा पास तोड़ेंगे भी तुमको। है? हाँ ये सही बोले हैं। तो क्या बोल रहे सर? सही बोले हैं, ना कर नहीं बता पाए तो तोड़ेंगे तुमको। सर ऐसा कुछ होता है क्या कि एक मतलब एक यूनिट ऑफ टाइम में जितनी बार वो ऊपर जाता है ऑसिलेट वेव करेगा, उसका और नीचे? ऑसिलेट हाँ करेगा। हाँ 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 तो उसको यही बोलते हैं ना। बोलते हैं। हाँ तो ये तो फिजिक्स में है ना? क्या बेटा? ये तो फिजिक्स में पढ़ा ये टर्म नहीं, ये मैंने बताया कैरेक्टरिस्टिक है जिसको रिकॉल करवाया जा रहा है। ये आपने क्लास 8 में पढ़ा है सब कुछ, तो बस रिकॉल कराया, क्योंकि वेव नेचर अब वेव जानते हो क्या होता है। अब वेव की कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होनी चाहिए, तो रिकॉल करवाया जा रहा है, तो कुछ नया नहीं बताया जा रहा आपको, है ना? हाँ तो खैर वेव नेचर जान गया, ऑसिलेशन के बारे में जान गया। ऑसिलेशन जानते हैं ना, एक बार अपनी मीन पोजीशन से ऊपर आना और फिर उसी मीन पोजीशन पे वापस आना, वापस से नीचे जाना, फिर ऊपर आ जाना। तो जब ऊपर जाते हैं तो उसको क्रेस्ट बोलते हैं, और जब नीचे जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं, है ना? राइट? क्रेस्ट और
क्रेस्ट और ट्रफ? ट्रफ। ट्रफ, ट्रफ, हाँ, TROUGH, ट्रफ, है ना? हाँ सर। ओके। अरे यार रुको, मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। मैंने क्या कर दिया है एक्चुअली में ना, ये इसमें छोटा बड़ा हो ही जा रहा है क्या? तो सब में प्रॉब्लम करेगा फिर तो। क्या सर, क्या छोटा बड़ा हो गया? अरे आउटबाउ प्रिंसिपल और दुनिया भर की चीजें जो मैंने बनाई थी वो इसमें फिट नहीं बैठ रही है। और मैं आपको, आपने बोला था नोट्स, तो नोट्स जरा सा हाँ सर। शराबी आंखें जो तेरी देखी। छोटा हो जावे। क्या? अरे छोटा ही नहीं हुआ। ये अपने बारे में सोच लेता, हम जब कुछ कहा तो ये उसको शराबी है, फिर शराबी की कहाँ से होगा? क्या सर? हैं? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। दिल में मेरे हो ख्वाब तेरे। अब थोड़ा समय देना बस, कुछ मैं कर रहा हूँ, है ना? वो मैं भूल ही गए, तो क्लास रिकॉर्ड हो रही है। बस लास्ट है और ये सही हो रहा है। एक्चुअली सारे साइज जो है ना वो सब छोटे बड़े बहुत ज्यादा बड़े हो गए, तो इतने बड़े हो गए कि समझाना ही मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा साइज छोटा कर रहा हूँ मैं उसका, ताकि मैं आसानी से समझा पाऊँ। ओके, सुना। अबे अर्श कहाँ चला गया? अर्श, सर रिमेनिंग मीटिंग टाइम। अरे कोई नहीं, मैं आ गया, हो गया, काम हो गया। तो अभी हम लोग जब बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं ऑल्ट प्लस HFS, ये लगाते हैं 14 पे, ठीक है? तो अब यहाँ से काम हो जाएगा। अब बात करते हैं ड्यू नेचर की। तो हमारे जो पार्टिकल जो होते हैं, जो लाइट होती है, वो हमारे दो नेचर में होती है, एक होती है वेव, एक होती है पार्टिकल नेचर। तो हमारे लिए दो साइंटिस्ट आए थे, एक आए थे प्लैंक चाचा और एक आए थे आइंस्टीन चाचा। तो आइंस्टीन चाचा ने बोला था कि व्हेन एवर अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ मीडियम ऑफ लाइक लाइट जो है वो पार्टिकल मीडियम के साथ चलेगी। कोई लाइट जो है वो, यानी पार्टिकल बात करते हैं कि कोई लाइट की स्पीड से चलेगी तो खुद भी एक लाइट के फॉर्म, यानी वो अपने आप को स्कैटर करेगी, वो विजिबल हो जाएगी, वो एक लाइट के फॉर्म में चला चालू हो जाएगा, ट्रैवलिंग कर सकती है वो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, याद आया वो चीजें कि उसको उस पार जाना था, उस सिनेरियोज में जाना था, तो उस गैलेक्सी में जाने के लिए उसने क्या कहा कि मुझे जाने के लिए इसके थ्रू, इससे पास होना पड़ेगा। एंड व्हेन ही वाज पासिंग, तो वो लगभग 35 ईयर क्रॉस कर चुका था पहली बार में। एंड देन आफ्टर जैसे उस गैलेक्सी के अंदर एंटर कर रहा, तो कहता एज्यूम किया, तो उसने कहा यहाँ का 1 घंटा, उस प्लैनेट का 1 घंटा अर्थ के
7 ईयर्स के बराबर होगा। 7 ईयर्स, तो उसको लगभग 3 आवर्स और समथिंग कुछ मिनट लगते हैं, जिसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आता है। तो वापस आने के बाद वो कितने साल लगते हैं? 23 ईयर्स, है ना। और उसके बाद जब वापस उस ब्लैक होल से निकल रहा होता है, तो ब्लैक होल जब निकलता है तो कहता है बी रेडी टास्क, वी आर गोइंग टू क्रॉस द 51 ईयर्स इन जस्ट अ सिंगल मिनट। कुछ मिनटों में वो 51 साल की दूरी तय कर लेते हैं। 51 साल हो चुके होते हैं। तो राउंड ऑफ करते समय जो रेडी होती है वो कहती है कि ऊपर, डोंट यू थिंक कि हम लोग टोटल 120 साल की ट्रैवलिंग कर चुके हैं। जब धरती पर वापस आता है तो उसकी उम्र 121-123 साल की होती है, और वो तो खुद 35-36 साल का होता है। कहता है कांग्रेचुलेशन ऊपर, यू आर नाउ 123 इयर्स ओल्ड। है ना। जो क्रिकेट मैच खेलते हैं, मैच तो सीधा ऊपर बॉल जाती है, वो ऊपर भी घर होता है, नीचे भी घर, बगल में भी घर, इधर, यानी कहीं ग्रेविटी है ही नहीं। ग्रेविटी चारों ओर से ऐसे यूं बहुत ज्यादा की चीज है सर। हाँ, ग्रेविटी उस पे। तो अगर, हाँ, अब यहाँ बात करते हैं कि पार्टिकल नेचर ने बोला तो लाइट अगर कोई ऑब्जेक्ट उसका मास m है। हो रही है सर, मुझे भी बताइए। क्या? इंटरस्टेलर। अच्छा, अभी एक और मैं बताने जा रहा हूँ। बताया तो था सर। एक और बता देता हूँ, पहले कंप्लीट करो। द मार्शियन। क्या? द मार्शियन, ये शायद मैंने देखी, ये शायद देखी, जिसमें मार्स में जाके शायद देखी भी। जैसे मार्स में जाके फंस जाता है और उसके पास कुछ खाने के लिए, तो आप खुद भी कोई कल्टीवेट करता है, सब कुछ बनाता है, खाता है, किसी तरह वहां जीवन में गुजरता है। हाँ, ये स्टोरी थोड़ी बहुत फैमिली है, शायद मैंने देखी भी। सर जब अगर पहले ये स्पेस, देखो, ये बताया थे आइंस्टीन चाचा ने, ये बताया था आइंस्टीन चाचा ने, ये बताया था प्लैंक चाचा ने, ठीक है। तो इन दोनों ने बताया था क्या क्या, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई लाइट है, वो अगर पार्टिकल नेचर होगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? इक्वल टू mc²। और प्लैंक चाचा ने बताया कि अगर कोई लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू होगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी? इक्वल टू h। देयर इज अ प्लैंक कांस्टेंट, h की वैल्यू भी होती है। h is equals to 6.6 into 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। तो ये आ गया, हाँ, ये होती है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन थी और E प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बोल दिया उन्होंने। तो यहाँ से ये एक कॉन्सेप्ट चला के आया और हमें एनर्जी निकालने का कॉन्सेप्ट आ गया। फिर आते हैं डी ब्रॉगली, जो दोनों में, क्योंकि दोनों टकराव हो रहा था, तो कहते हैं अरे भाई दोनों लोग सही हो, क्यों आप पसंद लड़ रहे हो, एक ही घर के लड़के हो यार, दोनों लोग क्यों रहे हो? अब बीच से आपको दिखाते हैं। तो डी ब्रॉगली ने आपस में एक संबंध बनाया जिसको बोलते हैं डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, राइट। एंड व्हाट डज इट से? डी ब्रॉगली रिलेशनशिप ने बताया कि दोनों को चलो इक्वेट करते हैं, E इक्वल्स टू mc² इज इक्वल्स टू h। ओके, उन्होंने उन दोनों की थ्योरी को सही कर दिया, एक ही साथ इक्वेट कर दिया। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रीक्वेंसी जो होती है, वो फ्रीक्वेंसी होती है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि सिंस न्यू इज इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा, सिंस frequency is equals to speed of light upon wavelength of light। लैम्डा को वेवलेंथ बोलते हैं और c स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, ठीक है, एग्री। तो अब यहाँ पर अगर वैल्यू वीक न्यू की जगह रखते हैं वापस से इस इक्वेशन में, तो हमारे पास mc² इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। ये c, एक इधर वाला c उधर वाले c से कैंसिल, एक c दूसरे वाले c से कैंसिल, तो इधर mc बचा, उधर h अपॉन लैम्डा बचा। बोलो मास इनटू वेलोसिटी क्या बोलते थे? स्पीड, एक स्पीड ही तो है, एक वेलोसिटी तो है। मास इनटू वेलोसिटी क्या बोलते थे? मोमेंटम। हाँ, c इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा बोल सकते हैं। mc इज इक्वल टू मोमेंटम कर देना p।
सी तो यहाँ पे हाँ, सर हाँ, लाइट है ना। हाँ क्या बोल रही हो? को समझ नहीं आया सर। अरे यार अब देखो ना, क्या नहीं समझ में आया? p इक्वल टू mc स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आई? यहाँ से सर यहाँ पे तो सी जो है वो लाइट है ना। ई लाइट है। ई लाइट स्पीड ऑफ लाइट है पागल। लाइट क्या होता है? क्वांटिटी बात कर रहे हैं ना, क्वांटिटी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है ना। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पता सर आज क्या। एक समय की बात है जब मैंने पढ़ाया था, क्वेश्चन दिया था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जब पूछा तो उस बंदे ने लिखा, सर वो भी क्या दिन थे जब फोटो खींचने का जमाना हुआ करता था, लोग बड़े दूर दूर से जाते थे फोटो खिंचवाने, लोगों में इतना उत्साह होता था कि फोटो खींचना, कैमरा ही नहीं था लोगों के पास, लोग बड़े बन ठन के जाते थे और बहुत पूरे 4-5 गांव में मिला के एक कैमरामैन होता था, एक फोटोग्राफर होता था, तो उससे फोटो खिंचवाए जाते थे। और इसी जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। मैंने कहा वाह भाई वाह, नहीं नहीं वाह, मतलब दिल चौड़ा हो गया भाई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की नाम सुन के ना, मतलब दिल में उसके लिए इज्जत बढ़ गई, यार ये भी कुछ होता है। फिलहाल फोटो मतलब फोटोन, फोटोन इज मींस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक मतलब उसी फोटोन उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होना, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, जैसे कि दिखाते हैं, कुछ करने से पहले दिखा देना ज्यादा अच्छा रहता है। कुछ दिखाई दे रहा? हाँ सर दिखाई दे रहा है। छाया ये दिखाई दे रही है? अब ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या करना है अपने को, ये पॉइंट है देखने वाला यहाँ पर। हो भाई मेरे शांत रह, चुपके साथ। ओके, सो दिस इज द मेटल सरफेस, दिस इज व्हाट द मेटल सरफेस, राइट, एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फोटोन एक्सेप्टर, डिटेक्टर जिसको। ओके, वी नो दैट मेटल रिक्वायर्स सम एनर्जी, जैसे उनको वो एनर्जी मिल जाएगी वैसे वो उतनी एनर्जी मिल जाए जिससे कि उनका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मोबाइल हो पाए, वो एक्साइट हो पाए, इलेक्ट्रॉन तुरंत वो एक्साइट कर देगा। तो मेटल की उस सीट पर, मेटल के उस सरफेस पर लाइट पड़ रही है। लाइट कैसे पड़ती है? वेव फॉर्म में, E इक्वल्स टू एच न्यू के फॉर्म में पड़ रही है। देन मेटल के सरफेस की सबसे ऊपर वाली सतह पर इलेक्ट्रॉन जो है उसको लाइट के फॉर्म में एक एनर्जी मिल गई, इतनी एनर्जी मिल गई कि मेटल के सरफेस को उसने छोड़ दिया। जैसे छोड़ा उस इलेक्ट्रॉन ने, डिटेक्टर ने पकड़ लिया, आओ। डिटेक्टर ने क्या कहा? आओ बेटा आओ, तुमको पहले हम डरते हैं, राइट। तो डिटेक्टर ने वो पकड़ लिया। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ और यहाँ का सर्किट क्लोज नहीं था, ये डिपेंड करता था किस पे? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन पे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ जाने लग गया, बोलो, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में, इस तरह से सर्किट क्लोज हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जी सर। पक्का? जी क्लियर? समझ में आया कि नहीं है? और यहाँ एम मीटर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी को मेजर करके करंट बता दे, कितने करंट जा रहा है। हो जाएगा? बोलो भाई। जी सर। पक्का ना? तो इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हर्ट्ज जो थे, जिन्होंने जो हर्ट्ज के नाम, यानी फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज है, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। कब की थी? 1887 में। और उन्होंने बताया था कोई बीम ऑफ लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक अ सरफेस ऑफ सम मेटल, इलेक्ट्रॉन आर emitted or ejected from the metal surface, and this phenomenon is called photoelectric effect. ओके, होते ठीक है ना? बोलो भाई। हाँ बोलो। क्यों क्यों इजेक्ट करता है सर वो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी मिल जाती है। इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिल जाएगी, अब सपोज करो कि एक 2s के इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जा रही है कि 3s के इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, तो क्यों 2s वो के ऑर्बिटल में ही वो रहेगा?
वो एक्साइट हो गए 3s में आ जाएगा ना। तुमको थोड़ी सी ताकत दे दे तुम एमएलए बन जाओगी ना, और ताकत दे दें तो सांसद बन जाओगे ना, और सांसद दे दें तो पता रहा प्रधानमंत्री ना बन जाओ, है ना, है कि नहीं? तो ताकत की बात है ना, उसको जैसे ताकत मिलती है वैसे वैसे वो बाहर निकलता चला आएगा। और इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाना और वो अपनी आकर्षक से कूद जाना उसके उधर, तो उसी को बोलते हैं फोटो सॉरी स्पेक्ट्रम। खैर जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, खैर इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिल गई तो उसके बाद फिर वो क्या बनेगा? कूद जाएगा वो अपने आगे वाली सेल पे, उसकी आगे आने वाली सेल पे। अरे जब आप क्लास फर्स्ट में पास हो जाती हो तो क्लास सेकंड में जाती हो ना, क्लास सेकंड से अगर एनर्जी मिल जाए तो क्लास थर्ड में, क्लास फोर्थ में, क्लास फिफ्थ में, वैसे वो अपनी सेल में बढ़ता जाएगा। और उसको तो अपनी क्लास से, अब जैसे एक सेकंड, अब वैसे आप 10th क्रॉस किए, 10th क्रॉस करने के बाद आपके पास साइंस स्ट्रीम थी, आर्ट स्ट्रीम थी, दुनिया भर की स्ट्रीम थी, राइट। साइंस स्ट्रीम ने आपको खींच लिया, डिटेक्टर का काम किया, कहा बेटा इधर यहाँ आओ, राइट। तो साइंस स्ट्रीम ने आपको डिटेक्टर का काम किया और 11th ने आपको खींच लिया साइंस स्ट्रीम की तरफ, ठीक। कई लोग कॉमर्स की तरफ चले गए, तो दैट इज अ डिटेक्टर। और आपका 10th में पास हो जाना मतलब आपका आप एक इलेक्ट्रॉन हो और आपको एक्साइट हो गए, आपको एनर्जी मिल गई 10th के बोर्ड में, राइट। सर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे लाइट से एनर्जी मिल जाती है। मेटल की सरफेस पर जो मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको लाइट से एक एनर्जी मिल जाए जिससे वो एक्साइट हो जा रहे हैं और मेटल की सरफेस को छोड़ देते हैं। जैसे वो छोड़ेंगे डिटेक्टर उनको कैच करेगा, ठीक है, समझ गया। अब तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, हाँ बोलो सर। तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा, मतलब उसको जितनी एनर्जी मिलते जाएगी वो आगे आगे मैं वहीं पर आ रहा हूँ। यहाँ देखो क्या लिखा है, ऑब्जर्वेशन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला पॉइंट ध्यान से पढ़ना, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है तो इस पॉइंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। ओनली फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑन सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए तभी वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो पाएगा। तो एक मिनिमम, एक टारगेट, एक मिनिमम एटलीस्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी किसी भी मेटल सरफेस से निकलने के लिए, ठीक है, तभी वो निकलेगा। चाहे आप कितनी भी इंटेंसिटी की लाइट क्यों ला दो, एकदम सामने क्यों ना लाके रख दो पूरी लाइट, लो भाई एकदम प्रखंड सन को यहाँ पे लाके रख दिया, लेकिन अगर उसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए, अगर वो नहीं मिली तो वो नहीं होगा, ओके। और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ओके। डन, बोलो भाई जी सर। ठीक है। नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज एमिटेड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच आर एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्राइकिंग फोटोन। यानी कि जैसे जैसी फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ेगी वैसे ही वैसे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तेजी से, उनका वेलोसिटी, काइनेटिक का मतलब मोशन, उनकी वेलोसिटी वो डिपेंड करेगी जो मिलने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। यानी कि हम ऊपर आए जरा फिगर पर, ये लाइट में जो फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी इस फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड में बदलाव होगा, उसी हिसाब से बढ़ेगी होगी, ठीक है। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये लिखा नहीं है बेवड़े, तुम भी होगा हो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, मैंने भी बोला था ना सन को चाहे लाके क्यों ना रख दो, लेकिन वो नहीं निकलेगा जब तक कि उसकी सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी वो चीज सेटिस्फाई नहीं कर रही। एक बार मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिल जाती है तो अब इंटेंसिटी बढ़ाओ, अब जितनी इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलना चालू होंगे। The number of electrons that are ejected per second from the metal surface depend upon the intensity of the striking photon radiation and not upon their frequency। यानी फ्रीक्वेंसी पर उनके नंबर ऑफ फोटॉन्स का निकलना पॉसिबल नहीं है, उनकी काइनेटिक मोशन का निकलना पॉसिबल है। फ्रीक्वेंसी पर निकलना ही पॉसिबल है इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पर, लेकिन नंबर ऑफ ढेर सारे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अच्छी इंटेंसिटी भी चाहिए होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। पक्का? ये 3 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डन निकिता? हाँ सर। ओके पक्का। अब यहाँ देखो एक्सप्लेनेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। आइंस्टीन यहाँ पर भी घुस गए। आइंस्टीन को कहीं सुकून नहीं था, लेकिन उन्होंने अच्छी चीज बताई।
एक लाइट बताई उन्होंने, एक इक्वेशन देखो। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर v वेलोसिटी से जा रहा है, उसका मास m होगा, तो उसकी काइनेटिक मोशन यही होगी ना, हाफ एम वी स्क्वायर होगा। भाई हाफ एम वी स्क्वायर होगा। अच्छा, तो यहाँ पर एच न्यू जो है वो क्या है, वो लाइट जो सन से आई, सन से जो लाइट है वो एच न्यू आई। तो ये एच न्यू नॉट कौन सी है? एच न्यू नॉट को बोलते हैं हम लोग वर्क फंक्शन। याद रखना क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन लिख लो चाहो तो, इसमें एच न्यू नॉट जो है वो वर्क फंक्शन है। एच न्यू जो है वो आपकी लाइट की एनर्जी है जो आ रही है, जो सन से मिल रही है, सनलाइट की एनर्जी। और हाफ एम वी स्क्वायर वो है जो आफ्टर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो भी जिस वेलोसिटी से काइनेटिक मोशन हो रहा है। अब देखो, जैसे जैसे ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ये एच न्यू वाली, ये वाली न्यू बढ़ेगी वैल्यू, कि एच तो कांस्टेंट है, एच तो कांस्टेंट है ना, प्लैंक कांस्टेंट है। तो न्यू वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। आज समझ में आई कि नहीं आई? पक्की बात है निकिता? नहीं समझ में आया, फिर से बताता हूं। अब जैसे मान लो कि सन की लाइट पड़ी, मान लो 100 जूल की एनर्जी पड़ी, ठीक है, मान लेते हैं 100 जूल की एनर्जी पड़ रही है। अब जो मेटल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उनको कम से कम 40 जूल की एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए। ओके, ठीक है, समझ में आ रही बात ना? बोलो भाई। निकिता हाँ सर, क्या हुआ? कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। वही तो मैं भी देख रहा हूँ, कहाँ गया आपका कॉन्सेंट्रेशन? इधर उधर मत देखो। हाँ सर। अगर सपोज करो मेटल की शीट पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको एटलीस्ट 40 जूल की एनर्जी चाहिए एक्साइट होने के लिए, और सन की लाइट पड़ रही है 100 जूल की एनर्जी से, तो बोलो पहले एक आएगा क्या इलेक्ट्रॉन? 1 जूल की एनर्जी गिरी, क्या इलेक्ट्रॉन निकला? नहीं। 2 निकली, 3 निकली, इसी तरह 10 निकली, 15 निकली, 20 निकली, इलेक्ट्रॉन पे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चाहे कितने भी इंटेंसिटी बढ़ा लो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि उसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो नहीं मिली। थ्रेशोल्ड कितनी है अभी यहाँ पर? 40 जूल, जो हमने बताया है कि मिनिमम उसको कितनी चाहिए? 40 जूल, राइट। अब 40 जूल उसको एनर्जी चाहिए, तो जैसे 39 पड़ता है इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, 40 हुआ इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। अब 1 जूल एनर्जी भी एक्स्ट्रा पड़ेगी, भागना चालू, उसके मोशन में ऐड होगी। अब उसको एक्साइट नहीं करेगी, अब उसको उल्टा एक्स्ट्रा देगी कि जाओ भाई और तेजी से जाओ, है ना? बात समझ में कि नहीं आई? तो अगर मैं 100 जूल की एनर्जी गिराई तो 40 जूल तो उसके वर्क फंक्शन में चला गया, एक्साइट होने में, है ना? तो 60 जूल कहाँ गया? काइनेटिक एनर्जी में ना, है ना? तो हम लोग नीचे वाली लाइन देखो, नीचे वाली लाइन जो न्यू है, एच न्यू है, ये लाइट कौन सी है? ये लाइट की एनर्जी जो मिल रही थी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, जो कि उसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए थी उसमें चला गया, जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकल पाए एक्साइट। और फिर जो बची हुई 60 जूल यानी कि वो कहां चलेगी? हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक मोशन में। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर हाँ, तो फिर जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जितनी भी सन ने अगर 100 जूल्स ये दिया है और उसको 40 मिनिमम चाहिए था, तो 40 में तो वो निकल गया, उसके बाद फिर वो उसके काइनेटिक इसमें चला गया। लेकिन आपने बताया था कि जैसे जैसे एनर्जी सन बढ़ाएगा वैसे वैसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे। एनर्जी बढ़ाएगा नहीं, इंटेंसिटी बढ़ाएगा। हाँ वही तो इंटेंसिटी इंटेंसिटी का तो यार नाम ही नहीं आया। देखो थर्ड पॉइंट अभी नीचे आ रहा है। थर्ड पॉइंट, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मोर इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड बट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर नॉट अल्टर्ड। बट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर नॉट अल्टर्ड, राइट? एनर्जी वही रहेगी, हाफ एम वी स्क्वायर ही रहेगी, बट n टाइम्स ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। जितने एक इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ एम वी स्क्वायर, तो n इलेक्ट्रॉन के लिए n टाइम्स ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। बात समझ में? जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है कि नहीं? डन? यस क्लियर? होते समझी गया? हाँ का चलो कोई नहीं, अगर सब कुछ समझ में आ गया तो हम क्या कर सकते हैं। ये सर यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है और जो ज्यादा निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे इंटेंसिटी की। हाँ,
बिल्कुल ठीक है। देन हाँ सर। स्पेक्ट्रम के बारे में अब जहाँ तक ड्यूल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हम बात कर चुके हैं, स्पेक्ट्रम में बता दिया था अभी, लेकिन कुछ बचा हुआ है। तो ये मैं नोट्स आप लोगों को अभी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के भी, सॉरी वर्क एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी के भी नोट्स अभी आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं। दोनों ही नोट्स आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कल हो सकता है शायद क्लास फिर ना हो, क्योंकि कल मुझे जल्दी जल्दी में निकलना होगा। संडे कंफर्म क्लास फिर होगी, अगर कल क्लास नहीं हुई तो संडे होगी, अदरवाइज संडे को नहीं होगी। सर संडे प्लीज केमिस्ट्री कर लेते ना सर। ऐसा होगा, हाँ सर। ठीक है, आई विल टेल यू। होते ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ तुम लिपा पोती करते रहो बेटा, तुम्हें इसी में मजा आ रही है ना? अरे क्लियर पेज लेना सर। क्या सर वो बताना चाह रहे हैं कि कितना क्रिएटिव है। चलो फिर कोई नहीं, जब सब कुछ हो गया तो फिर चलते हैं अपने अपने रास्ते। जाओ तुम भी अपने रास्ते चलो, हम भी अपने रास्ते चलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया। मिलते हैं आपसे कल। इसी टाइम तो नहीं बोलेंगे, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे कल। ओके, जय श्री राम। थैंक यू सर। भाई सर, जय हिंद, वंदे मातरम, जिंदाबाद भारत। जय श्री राम।